दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज हम आप गुलाबो सिताबो मूवी को डिटेल से बताएंगे, पर सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा बजा दें ताकि हम जिस मूवी का रिव्यू करें आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए अब स्टोरी शुरू करते हैं। नवाबों के शहर यानी लखनऊ में बसा है ये फातिमा महल। इसका नाम फातिमा महल होने की वजह है बेगम फातिमा, जो बहुत जल्द 95 साल की होने वाली है। फातिमा को ये पुश्तैनी महल अपने दादा से विरासत में मिला था। उन्हें इस महल से इतना प्यार था कि इसके लिए उन्होंने अब्दुल रहमान की मोहब्बत भी ठुकरा दी। अब्दुल रहमान फातिमा को शादी करके लंदन ले जाना चाहते थे, पर फातिमा को अपनी सारी ज़िंदगी इसी महल में बितानी थी। फातिमा यहीं पैदा हुई थी, उनका बचपन यहीं गुजरा था। उनकी ढेरों यादें जुड़ी हैं इस महल से, इसलिए उन्होंने अब्दुल रहमान को छोड़कर मिर्ज़ा साहब का हाथ थाम लिया। हमारे मिर्ज़ा साहब फातिमा बेगम से उम्र में 17 साल छोटे थे, पर चूँकि वो घर जमाई बनने को तैयार थे तो फातिमा ने उनसे ही निकाह कर लिया। मिर्ज़ा साहब की कोई औलाद नहीं है, पर उनको यह हवेली चाहिए थी। वो पैसों के बड़े लालची हैं। इस हवेली में किराएदार भी रहते हैं, मिश्रा जी, सैयद अंकल और बाकी रस्तोगी। ये सभी अपने फैमिली को साथ लेकर यहाँ रहते हैं। सभी 70 रुपया महीना किराया देते हैं, पर रस्तोगी सिर्फ 30 रुपया। जब मिर्ज़ा साहब किराया बढ़ाने की बात करते हैं, वो उल्टा उन्हें ही झाड़ देता है। बाकी के साथ उनकी माँ और 3 बहन गुड्डू, पायल और नीतू भी यहीं रहते हैं। यहाँ फातिमा बेगम की देखभाल करने फौजिया भी आती है। फौजिया से आस्की चल रही है। हमारे बाकी रस्तोगी मिर्ज़ा साहब लगे पड़े हैं जुगाड़बाजी में कि किसी तरह वो बाकी को यहाँ से खदेड़ दें, क्योंकि पिछले 70 साल से उनकी ये फैमिली यहाँ अड्डा बना के बैठी हुई है। और इस जनरेशन का बांके भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन बांके बाथरूम की दीवार बांके के हाथों टूट जाती है। मिर्ज़ा साहब ने इसकी कंप्लेंट पुलिस में कर दी। पुलिस तो इसमें कुछ करने से रही, पर यहाँ मौजूद है पुरातत्व विभाग का ज्ञानी शुक्ला। अब उसकी नज़र ये हवेली पर आ गई है। उसको यह लग रहा है कि इस हवेली को ऐतिहासिक धरोहर साबित करने में, इसके लिए वो ईंटों का सैंपल अपने लैब में चेक करवा रहा है। और साथ ही उसने बांके और बांके के किराएदारों को वादा किया है कि एक बार ये हवेली ऐतिहासिक साबित हो गई तो सबको एक एक LIC फ्लैट मिल जाएगा। इसलिए सारे ज्ञानी शुक्ला की हेल्प कर रहे हैं। मिर्ज़ा साहब तो पैसों के बड़े लालची हैं। उनकी मुलाकात हुई क्रिस्टोफर क्लार्क से। क्रिस्टोफर का वकालत का काम है। उसने मिर्ज़ा साहब को ये वादा किया है कि वो ये हवेली किराएदारों से खाली करवा देंगे। बस मिर्ज़ा साहब को ये हवेली के कागजात देने होंगे। पर मिर्ज़ा साहब की प्रॉब्लम यह है कि यह हवेली फातिमा के नाम पर है। क्रिस्टोफर कहता है इसका यह हल निकाल लेंगे, पर पहले आप फातिमा के सभी रिश्तेदारों से जिंदा हैं उनसे NOC हासिल कर लो। मिर्ज़ा साहब और क्रिस्टोफर एक एक करके फातिमा के जो भी रिश्तेदार जिंदा हैं सबसे NOC लेने निकल पड़े हैं। उनमें से कुछ जिंदा हैं और कुछ मर गए हैं। जो जिंदा हैं उन्होंने आसानी से NOC दे दी है। अब बस मिर्ज़ा साहब को कागजात पर फातिमा बेगम के अंगूठे के निशान लगवाने हैं और यह हवेली मिर्ज़ा साहब के नाम हो जाएगी। मिर्ज़ा साहब रात के अंधेरे में फातिमा बेगम के कमरे में जाते हैं और सोते हुए ही अंगूठे के निशान कागजात पे ले लेते हैं। पर मिर्ज़ा साहब एक गलती कर बैठे। उन्होंने बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लेने थे, पर वो दाएं हाथ के ले गए। अगले दिन से ही फातिमा भी केयरफुल हो गई है और दोनों हाथों पर फौजिया की मदद से पट्टी बंधवा ली है। यानी मिर्ज़ा साहब का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया है। एक बार तो मिर्ज़ा साहब यह खुशफहमी भी हुई कि फातिमा अब चल बसेगी, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मिर्ज़ा साहब ने तो बाकायदा
कफन भी खरीद लिया था और तो और शमशान में जगह भी रिजर्व करवा ली थी। उन्हें लग रहा था कि हवेली अब तो उनकी नाम पे हो ही जाएगी। पर जब घर पहुँचे तो फातिमा बेगम बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। अब क्रिस्टोफर ने यह हवेली बिकवाने का प्लान बनाया है। इस काम में उन्होंने यह बिल्डर मुनमुन सिंह से भी बात कर ली है। हवेली करोड़ों की है, पर मिर्ज़ा साहब को इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं है। उन्होंने वाकई में लगने लगा है कि गवर्नमेंट इस हवेली को ऐतिहासिक बोलकर हड़प लेगी। इसलिए वो क्रिस्टोफर की बातों में आ गए हैं और क्रिस्टोफर ने उन्हें कहा है कि यह हवेली बेचने पर उन्हें 5 लाख मिलेंगे। मिर्ज़ा साहब बहुत खुश हुए। वो उन्हें इतनी बड़ी रकम की गिनती भी नहीं आती है। फ़िलहाल वो इकाई दहाई सैकड़ा करके जोड़ने में लगे हुए हैं। अगले दिन मुनमुन क्रिस्टोफर को लेकर हवेली अपने नाम करवाने पहुंच जाता है। उधर ज्ञानी शुक्ला भी अपने पुरातत्व विभाग वालों को लेकर आया है यह हवेली सील करने के लिए। यहाँ मुनमुन और ज्ञानेन पांडे की तूतू मैमे होती है कि तभी आवाज़ आती है कि फातिमा बेगम चल गई है। उनके कमरे में एक लेटर है जिनसे फातिमा बेगम ने लिखा है कि अब अब्दुल रहमान के पास जा रही है और उन्होंने ये हवेली 1 रुपया में अब्दुल को बेच दी है। अब सबके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय हवेली खाली करने के लिए। उन्होंने मिर्ज़ा साहब के लिए 2 कमरों का खंडहर मकान छोड़ा है, वो भी लखनऊ में, और साथ ही एक कुर्सी जो मिर्ज़ा साहब को बहुत ही पसंद थी। बेचारे मिर्ज़ा साहब हवेली के ख्वाब देख रहे थे, पर अब उन्हें इक्का चलाना पड़ रहा है और गुजारा करना पड़ रहा है। आज फातिमा बेगम का 95वां जन्मदिन है। उन्होंने आलीशान पार्टी दी है, पर हवेली के गेट पर ना तो मिर्ज़ा साहब को एंट्री मिल रही है और ना ही बाकी रस्तोगी को। इस पार्टी में ज्ञानेन पांडे भी वहाँ मौजूद है। दरअसल वो इतने दिनों से फातिमा बेगम के कहने पर ही सबको गुमराह कर रहा था ताकि सारे किराएदारों से छुटकारा मिल जाए। साथ ही उनका डॉक्टर भी उनसे मिला हुआ था। यानी फातिमा बेगम ने बड़ी चालाकी से किराएदारों के साथ साथ मिर्ज़ा साहब को भी उनके मरने का इंतज़ार कर रहे थे, इन सब को बेवकूफ़ बनाकर हवेली से बाहर निकाल दिया। तो फ्रेंड्स, आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी और क्या आप इस मूवी को देखना पसंद करोगे? ये कमेंट में ज़रूर लिखना। और आपको कौन सी मूवी की कहानी सुनना पसंद है, यह भी कमेंट ज़रूर करें।